Hello students, welcome to Dakshina E Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में FST 32 का पेपर 2 ये हमें डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। द कंपाउंड्स दैट आर सॉल्युबल इन हॉट एंड एक्वस एनवेस सॉल्यूशन इज और आर। टोटल 4 कंपाउंड हमें गिवन है। ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कितने ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जो कि हॉट एंड एक्वस एनवेस सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो कंपाउंड दे रखे हैं ये हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ क्या रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट बन सकता है, और फिर चेक करना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिक मीडियम में एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि वाटर में सॉल्युबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ए ऑप्शन देखना। ए और बी ऑप्शन के जो प्रोडक्ट है वो तो बहुत इजीली बन जाएंगे। बहुत ही सिंपल रिएक्शन आपको दे रखी है, इधर बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ए ऑप्शन में साइक्लिक एस्टर आपको दे रखा है। साइक्लिक एस्टर का बेसिक मीडियम में आप हाइड्रोलाइसिस कर दो, वापस से क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। साइक्लिक एस्टर है तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का यूनिट है और जो अल्कोहल का यूनिट है ये एक सिंगल चेन के साथ अटैच्ड होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड इज सॉल्युबल इन वाटर, और यहाँ पे तो बेसिक मीडियम दे रखा है तो बेसिक मीडियम में तो इसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन, बेस विल एक्सट्रैक्ट H+ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो अपने पास है ये इसका एक्वस सॉल्यूशन में बिल्कुल परफेक्टली सॉल्युबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन 1 का जो ऑप्शन 1 है ये तो बेसिक मीडियम में सॉल्युबल होने वाला है। ऑप्शन सेकंड देखो आप, बी ऑप्शन, इसमें एनहाइड्रेट दे रखा है। एनहाइड्रेट किससे मिलके बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करते हैं तो एनहाइड्रेट बनता है। बेसिक मीडियम में वापस इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में वैसे भी सॉल्युबल होता है, बेसिक मीडियम होगा तो और ज़्यादा सॉल्युबल होगा, बिकॉज बेस विल एक्सट्रैक्ट H+ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन। तो फर्स्ट और सेकंड दो एक ऐसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं जो कि बेसिक मीडियम में ऐसा कंपाउंड प्रिपेयर करने वाले हैं जो कि पानी में फिर सॉल्युबल होगा। ऑप्शन सी पे आ जाते हैं। अब सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ से कुछ कार्बोनिल कंपाउंड का आपको याद आएगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन। ये 1,2-डाइकीटोन आपको दे रखा है। 1,2-डाइकीटोन का आप और क्या बोल सकते हो, बेंजिल। और बेंजिल की रिएक्शन आपको करनी है OH- हीट। तो सबसे पहले तो आपको यही लगता है कि OH- क्या करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन से H+ को रिमूव करेगा, इनोलेट आयन बनेगा। इनोलेट आयन सेकंड C डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो एल्डोल कंडेंसेशन टाइप से आपके दिमाग में आ रहा है। लेकिन ये पक्की बात है कि यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन बनाओगे तो 3 मेंबर्ड रिंग आपको मिलेगा विच इज अनस्टेबल। अब सीधा सोचो कि 1,2-डाइकीटोन को आप क्या बोलते हो, बेंजील। और बेंजील में जब आप इसको बेसिक मीडियम में हीट करते हो तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ से भी आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, बेंजिलिक एसिड। एसिड इज अगेन सॉल्युबल इन बेसिक मीडियम। तो सी ऑप्शन भी अपना आंसर होगा। और इसके प्रोडक्ट एक बार मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। OH- इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता और उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन के जैसे अगर आप इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो सूटेबल प्रोडक्ट या स्टेबल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाले थे। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म तो आप हटाओ। OH- कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, कार्बोनिल कार्बन पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वापस से पाई बॉन्ड बनता है और अगले स्टेप में रीअरेंजमेंट होता है। यही बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में है। वापस से पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे तो कोई ग्रुप लगा हुआ है नहीं, ये कुछ ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो ये इधर अटैक करता, पाई बॉन्ड ब्रेक होता, पाई बॉन्ड फॉर्म होता, और ये जो R1 ग्रुप है यहाँ से माइग्रेट होके इधर अटैक करता, पाई बॉन्ड यहाँ पे वापस से ब्रेक हो जाता, तो C डबल बॉन्ड OH R2 R1 OH O- हो गया। यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा क्योंकि ये अल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन तो ये निकाल ही लेगा। और ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल भी होगा, क्योंकि यहाँ पर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर एसिड कौन है, अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ मच स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन रहा है, तो ये जो प्रोटॉन ट्रांसफर हमने किया है ये प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ पर फिजिबल है। इसका वापस से हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो यहाँ पे H+ आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना है इसको क्या बोलते हैं, बेंजिलिक एसिड।
अब यहाँ पे तो R1 R2 अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ही माइग्रेट करेगा। तो ये पाई बॉन्ड बना, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके माइग्रेट करेगा, तो 6 मेंबर रिंग एक्चुअली में 5 मेंबर में चली गई। यहाँ पे O माइनस, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट से ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिला है। कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे भी एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, लेकिन बेसिक एक्वस सॉल्यूशन में तो पक्का सॉल्युबल होगा। तो सी ऑप्शन से भी एक ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है जो कि बेसिक मीडियम में सॉल्युबल है। सी ऑप्शन भी आंसर है। और डी ऑप्शन वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे रखा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिक मीडियम में तो सॉल्युबल होगा ही होगा, बिकॉज बेस विल एक्सट्रैक्ट H+ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और कार्बोक्सिलेट आयन वाटर में सॉल्युबल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन A B C D। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सॉलिड AB हैविंग CSCl टाइप स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर AB का, इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप का है, जिसमें कि कॉर्नर्स पे कौन प्रेजेंट है, एनाइन, और बॉडी सेंटर पे जो क्यूबिकल वॉइड होता है उसमें कौन प्रेजेंट है, कैटाइन। इफ वी रिवर्स द पैटर्न ऑफ AB, ठीक है, कैटाइन और एनाइन का जो पैटर्न है वो रिवर्स कर दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द न्यू स्ट्रक्चर दस ऑब्टेन्ड। तो न्यू स्ट्रक्चर पहले मैं बना देता हूँ। कैटाइन एनाइन ये कॉर्नर पे होता है, ये बॉडी सेंटर पे क्यूबिकल वॉइड में होता है, नॉर्मली तो ऐसा है। अब इसको आपने कॉर्नर पे कर दिया और इसको बॉडी सेंटर में क्यूबिकल वॉइड में कर दिया, स्ट्रक्चर बना दो। तो यहाँ पे तो कॉर्नर पे तो चला गया A+, और यहाँ पे चला जाएगा B-। तो जो नई स्ट्रक्चर अपने पास बनी है इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A+ विल बी 8, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B- विल बी 8। बेसिकली सही है, अगर AB का स्ट्रक्चर ओरिजिनल होता तब भी 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। एक्सचेंज कर देंगे तो वापस से वही बात हो जाएगी, कैटाइन कितना एनाइन के कांटेक्ट में है या एनाइन कितना कैटाइन के कांटेक्ट में है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो बेटा सेम ही रहेगा। तो A ऑप्शन करेक्ट है, B ऑप्शन करेक्ट है। ये जो एनाइन है ये टोटल मिला के 8 कॉर्नर्स के साथ टच तो हो ही रहा है, तो एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 8। और कैटाइन जो है, कैटाइन किसी भी पर्टिकुलर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इस कॉर्नर से कितनी यूनिट सेल निकलती है, 8 यूनिट सेल, और 8 यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में कितने B- प्रेजेंट होंगे, 8B-। तो A+ विल बी कंबाइंड विद दोस 8B-। तो A+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और B- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। C option, next nearest neighbor of B- will be 6 and formula of the compound will be AB2। तो D ऑप्शन तो गलत हो गया, फॉर्मूला तो चेंज हो नहीं सकता। कॉर्नर पे अगर A+ आ गया तो A+ कितने हो जाएंगे, 1/8 × 8 1, और B- क्यूबिकल वॉइड में अगर आ गया तो क्यूबिकल वॉइड इस क्यूबिक यूनिट सेल के कम्प्लीटली इनसाइड है, तो यहाँ से भी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, 1। A+1 है, B-1 है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, AB2। D ऑप्शन इनकरेक्ट है। C पे देखो, C क्या है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ऑफ B- विल बी, नेक्स्ट नियरेस्ट, C ऑप्शन में नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर आपको दे रखे हैं 6। तो B- के जो नियरेस्ट नेबर है वो तो कॉर्नर पे अटैच्ड है, वो कितना है, 8। और नेक्स्ट नियरेस्ट अगर आप देखोगे तो अगले कॉर्नर पे A+ हो तो बहुत दूर मिलेंगे, उससे अच्छा तो उसके पास में तो आपको यहाँ पे बॉडी सेंटर पे B- ही मिल जाएगा। इस बॉडी सेंटर से इस बॉडी सेंटर की क्या डिस्टेंस होगी, बॉडी सेंटर से बॉडी सेंटर की क्या डिस्टेंस होगी, A होगी बेसिकली यूनिट सेल की H लेंथ के बराबर। तो इस B- के बॉडी सेंटर पे कितने B- प्रेजेंट हो सकते हैं आसपास, तो एक बेसिकली अगर अपने पास एक कमरा है, एक यूनिट सेल है, तो इसके आसपास कितनी यूनिट सेल हो सकती है, और उतनी ही यूनिट सेल के जो बॉडी सेंटर पे B- है वो इस B- के नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कहलाएंगे। तो ये जो यूनिट सेल है इसके आसपास कितनी यूनिट सेल आप लगा सकते हो, एक ऊपर लगा सकते हो, एक नीचे, एक साइड में, एक साइड में, एक फ्रंट में, एक बैक में, टोटल 6 यूनिट सेल लगा सकते हो। और उन 6 यूनिट सेल में 6 B- बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, जो कि फर्स्ट B- के साथ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, 6। तो C ऑप्शन भी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन में ABC ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, D इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी क्वेश्चन। एक बेसिकली
रेडॉक्स रिएक्शन आपको दे रखा है और इस रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपको पूछा है कि ये कैसी रिएक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, डिसप्रोपोर्शनेशन, कम प्रोपोर्शनेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है देखना कितना इजी आएगा। ClO3 माइनस, क्लोरीन किस में प्रेजेंट है, +1 में। इससे क्या बन गया, क्लोरेट आयन और क्लोराइड आयन। क्लोरीन प्रेजेंट है +5 में, -1 में। +1 से +5 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और +1 से -1 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो सिंगल कंपाउंड में से या सिंगल कंपाउंड में से एक एटम है जो कि ऑक्सीडाइज भी हो गया, रिड्यूस भी हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन। तो ए ऑप्शन कम प्रोपोर्शनेशन गलत है, सी ऑप्शन डिसप्रोपोर्शनेशन सही है, बी और डी में देखना। अकेले मॉलिक्यूल के साथ ऐसा हुआ है, तो ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है बेटा ये, इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर। ClO माइनस, हाँ इंटरमॉलिक्यूलर है। ClO माइनस किसी अदर ClO माइनस से रिएक्टेंट। डिसप्रोपोर्शनेशन में इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर तो हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा इसका। डिसप्रोपोर्शनेशन एंड इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं हो सकती। इंट्रामॉलिक्यूलर तो बेसिकली कहाँ होती है, डीकम्पोजिशन में होता है। एक ही मॉलिक्यूल को आप डीकम्पोज करके दो अलग अलग मॉलिक्यूल बना दो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग Cu2 प्लस एंड ऑक्सलेट आयन C2O4 माइनस कंज्यूम्स 20 ml ऑफ 1/4 मोलैरिटी KMnO4 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। तो Cu2 प्लस और ऑक्सलेट आयन का रिएक्शन KMnO4 से करवा रहे हैं। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सलेट आयन को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन Cu2 प्लस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। क्यों, सोचो। KMnO4 जो है वो ऑक्सलेट आयन को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन Cu2 प्लस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। बहुत ही आसान है यार। Cu2 प्लस, कॉपर ऑलरेडी +2 में है और कॉपर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन है वो +2 ही है। ऑक्सीडाइज करवा के कॉपर 2 प्लस को कॉपर 3 प्लस 4 प्लस में तो नहीं ले जा सकता। तो जो मिक्सचर अपने पास है उसमें से केवल एक ही स्पीशीज ऐसी है जो कि KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा। KMnO4 आपको दे रखा है 20 ml 1/4 मोलर। चलो, रिएक्शन होने के बाद जो ऑक्सीलेट आयन है ये तो खत्म हो जाएगा, बाकी जो कॉपर 2 प्लस आयन है ये लेफ्ट होगा। ऑक्सीलेट आयन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, कार्बन को कहाँ पहुंचाया जा सकता है, +4। तो ऑक्सीलेट आयन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 बनता है, ये सब आपको पता है। अब इसके बाद क्या है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद एक्सिस ऑफ Ki फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में अपने पास कौन प्रेजेंट है, Cu2 प्लस। नाउ Cu2 प्लस बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दैट विल ऑक्सीडाइज I- to I2। अब ये आयोडोमेट्री आ गया। Cu2 प्लस एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी एक्सिस ऑफ Ki के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे तो I- ऑक्सीडाइज होकर I2 में जाएगा, और I2 के एस्टिमेशन के लिए हाइपो सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं। तो वही रिएक्शन दे रखा है, और फाइनली आपसे ये पूछा जाएगा कि इस मिक्सचर में Cu2 प्लस कितना था और इस मिक्सचर में जो ऑक्सीलेट आयन है ये कितना प्रेजेंट था। रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद एक्सिस ऑफ Ki, दैट मीन्स ये एक्सिस है, तो Cu2 प्लस विल बी रिड्यूस टू Cu प्लस एंड I- विल बी ऑक्सीडाइज टू I2। तो ये लो, ये इस तरीके से बैलेंस भी हो जाएगा। बैलेंस क्या करना, हर किसी का एन फैक्टर और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ द आयोडीन विच इज रिलीज्ड, इट इज एस्टिमेटेड यूजिंग हाइपो। हाइपो क्या होता है, Na2S2O3। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, ऑक्सीडाइज होकर कहाँ चला जाता है, +2.5। थायोसल्फेट से क्या बन जाता है, टेट्राथाइनेट आयन, और आयोडीन को ये रिड्यूस करता है तो I-, तो 2Na-। ये 25 ml आपको लगेगा और 1/10 मोलर इसका सॉल्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑक्सीलेट आयन यहाँ पे कितना है। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में जब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस होता है। MnO4 माइनस से क्या बनता है, Mn2 प्लस। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना आता है, 5, और C2O4 2 माइनस को ऑक्सीडाइज करवा के CO2 बनाता है। +3 से कहाँ चला गया, +4। पर कार्बन आइटम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, लेकिन ऑक्सीलेट आयन में 2 कार्बन आइटम है, दोनों कार्बन आइटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 2।
दोनों में कंप्लीट रिएक्शन अगर होता है तो दोनों के मिनी इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे या इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। तो KMnO4 के क्या इक्विवेलेंट है बेटा, 20 इंटू 1/4 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल मोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, और इसका कितना होगा मिलीमोल में आंसर आएगा क्योंकि ml और मोलर दे रखा है। मिलीमोल ऑफ C2O4 2 माइनस मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर 2, तो ये कितना हो गया 25/2 12.5 12.5 millimole of C2O4 was present in this particular mixture। अब इधर आ जाओ, हाइपो सॉल्यूशन आपको दे रखा है 10 इंटू 25 इंटू 1/10 2.5 मिलीमोल। आप चाहो तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट से कर लो, चाहो तो मोल कंसेप्ट से कर लो, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ना आयोडीन का हाइपो के साथ, ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। इसके 2 के लिए इसका 1 चाहिए, इसके 2.5 के लिए इसका कितना चाहिए 1.25। तो आयोडीन अपने पास कितना रिलीज हुआ 1.25 मिलीमोल। आयोडीन की वजह से आप क्या निकालोगे Cu2 प्लस, Ki मत निकाल देना क्योंकि Ki तो एक्सीस में है। तो अगर कॉपर 2 प्लस यहाँ से पूरा कंज्यूम होता तो उसकी वजह से आयोडीन यहाँ पे प्रिपेयर होगा। आयोडीन कितना प्रिपेयर हो रहा है ये आपको पता है, कॉपर 2 प्लस निकालो। तो बताइए कॉपर 2 प्लस के जो मिलीमोल है मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, और आयोडीन के जो मिलीमोल है मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। आयोडीन के मिलीमोल कितने हैं 1.25 एन फैक्टर। I2 से I माइनस उल्टा देखना पड़ेगा, 0 से -1, तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है, लेकिन I2 के अंदर 2 आयोडीन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा बेटा 2। और कॉपर 2 प्लस से कॉपर +1 में जा रहा है, तो कॉपर एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हाँ गेन कर रहा है वैसा 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका एन फैक्टर आ जाएगा 1। तो यहाँ से कॉपर 2 प्लस के मिलीमोल आ गए 2.5 मिलीमोल। तो मिक्सचर में 2.5 मिलीमोल कॉपर 2 प्लस प्रेजेंट है, 12.5 मिलीमोल ऑक्सलेट आयन प्रेजेंट है। ऑप्शन ए, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ कॉपर 2 प्लस एंड ऑक्सलेट आयन is 10 millimole. Option A is correct. The difference of number of millimole of copper 2 plus and oxalate ion is 25.5. Incorrect. 12.5 और 2.5 का डिफरेंस कितना होता है 10 मिलीमोल। A करेक्ट है, B इनकरेक्ट है। C पे देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 2 प्लस इन द टाइट्रेशन विद Ki इज इक्वल टू एटॉमिक वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। और कॉपर 2 प्लस को Ki के साथ टाइट्रेट करेंगे तो बेटा कॉपर 2 प्लस का एन फैक्टर कितना आ रहा है 1 एन फैक्टर है, मतलब कि मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 1, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट। और डी ऑप्शन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ki इन द टाइट्रेशन इज m/2 मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2, एन फैक्टर कितना आ गया 2। तो इसका एन फैक्टर 2 है ऐसा बोला है, तो बिल्कुल गलत है बेटा। Ki में एक आयोडीन एटम प्रेजेंट है विच इज इन -1 से कहाँ गया 0, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो यहाँ पे जो Ki है उसके लिए बेसिकली एन फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आना चाहिए मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 1। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। रेडियल वेव फंक्शन RR इज अ पार्ट ऑफ वेव फंक्शन विच इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटम नंबर n ओनली। तो ये बिल्कुल गलत है बेटा। किसी भी ऑर्बिटल का अगर आपको रेडियल वेव फंक्शन दिया जाता है तो उस रेडियल वेव फंक्शन से आप ऑर्बिटल आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 1s है कि 2s है कि 2p है कि 3s है कि 3p है। ऐसा थोड़ी है कि आप केवल ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो ऑर्बिटल है वो पहली शेल का है, दूसरी शेल का है, तीसरी शेल का है, चौथी शेल का है। केवल n पता नहीं लगता, n के साथ साथ l भी तो पता लगता है। n और l पता चलेंगे तभी तो ऑर्बिटल पता चलेगा। और आप सबको ये पता है कि हाइड्रोजन एटम और किसी भी एटम का प्रेजेंट किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का अगर रेडियल वेव फंक्शन आपको दिया जाए तो उस रेडियल वेव फंक्शन से केवल आप ये नहीं पता लगा सकते हो, उसके साथ साथ ये भी पता लगा सकते हो कि 1s है कि 2s है कि 2p है कि 3s है कि 3p है कि 3d है। कौन से पर्टिकुलर ऑर्बिटल का ये जो रेडियल वेव फंक्शन है वो आपको दे रखा है। तो ऑर्बिटल अगर आप पता लगा सकते हो, इसका मतलब जो भी अपने पास रेडियल वेव फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन से आपको क्या पता चलेगा, n तो पता चलेगा ही सही, साथ साथ l भी पता चलेगा। तो दिस रेडियल वेव फंक्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन n। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, दिस इज डिपेंडेंट ऑन n l। जैसे एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, ये सब आपको पता ही है कि श्रोडिंजर्स वेव फंक्शन में रेडियल वेव फंक्शन अगर आपको दे रखा है तो किस तरीके से आप ऑर्बिटल आइडेंटिफाई कर सकते हो।
श्रोडिंजर्स वेव फंक्शन में रेडियल वेव फंक्शन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, आगे तो कुछ कांस्टेंट होता है, जैसे मान लो कि 33 रूट लेटर से कि 64 ई रेस्ट टू पावर माइनस सिग्मा बाई 2। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है 2ZR अपॉन एन ए नॉट। ए नॉट बहुत रेडियस है, एन अपने पास नंबर ऑफ शेल है, Z एटॉमिक नंबर है, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है। ये इतना तो कॉमन होता है। फिर यहाँ पे सिग्मा के टर्म में एक फंक्शन होता है, ये फंक्शन मतलब एक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, 1 डिग्री इक्वेशन हो सकती है, 3 डिग्री इक्वेशन हो सकती है, और इसके बाहर भी अपने पास सिग्मा होता है। सिग्मा हो या आर हो एक ही बात है, बिकॉज सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, रेडियस की बात है, और सिग्मा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेडियस। रेडियस को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो तो सिग्मा आएगा। सिग्मा और आर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे भी एक सिग्मा का फंक्शन होता है जिसकी पावर होती है कुछ। अब देखना बेटा, यहाँ पे सिग्मा की जो भी पावर है, इस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा की जो इक्वेशन है उसमें सिग्मा की जो भी पावर है उस पावर के हिसाब से इसके सॉल्यूशन आ सकते हैं। मतलब कुछ सिग्मा की या कुछ आर की वैल्यूज आ सकती है, जिन वैल्यूज को अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये इक्वेशन जीरो हो जाएगा, मतलब कि रेडियल वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा। और रेडियल वेव फंक्शन बेटा कहाँ पे जीरो होता है, जहाँ पे रेडियल नोड आती है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा कि इसकी जितनी पावर है वही इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, और यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो सिग्मा की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो ये फंक्शन जीरो हो जाएगा। फंक्शन जीरो हो जाएगा मतलब रेडियल नोड, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड आपको पता चल गया ना। और नंबर ऑफ रेडियल नोड की वैल्यू क्या होती है, n माइनस एल माइनस 1। तो ये लो n माइनस एल माइनस 1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ सिग्मा और r इनसाइड दिस ब्रैकेट, एंड आउटसाइड दिस ब्रैकेट देयर इज आल्सो सिग्मा और r प्रेजेंट, और उसकी जो पावर है वो एंगुलर नोड को मैच करती है। पावर ऑफ सिग्मा और r आउटसाइड ब्रैकेट। अब आप बोलोगे सर आउटसाइड ब्रैकेट अगर मान लीजिए कोई सिग्मा या r अपने पास है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा रेस्ट टू पावर 0 या r रेस्ट टू पावर 0 तो अज्यूम कर ही सकते हो। तो उसका एंगुलर नोड कितना आ जाएगा 0, और एंगुलर नोड किसका 0 होता है, एस सबशेल का, तो एस सबशेल के ऑर्बिटल का ग्राफ हो सकता है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड विच इज इक्वल टू एल विच इज इक्वल टू पावर ऑफ सिग्मा और r आउटसाइड ब्रैकेट। तो बेसिकली दो पावर से आपके पास n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू है, l की वैल्यू है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, n और l दोनों पता चलते हैं। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि रेडियल वेव फंक्शन n और l दोनों का फंक्शन है। तो ए स्टेटमेंट तो गलत हो गया, बी पे आते हैं। एंगुलर फंक्शन डिपेंड्स ऑन, बी ऑप्शन देखो, एंगुलर फंक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन डायरेक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये बिल्कुल सही है। श्रोडिंजर्स वेव फंक्शन जो साई अपने पास होता है, साई में अगर एक्स वाई जेड की जगह r थीटा फाई पुट करते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में जब चेंज करते हैं तो दो फंक्शन बेसिकली जनरेट होता है। एक फंक्शन जो प्योरली डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस पे डिपेंड करता है, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस रेडियस पे डिपेंड करता है, और एक फंक्शन जो केवल थीटा और फाई की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। इसको क्या बोलते हैं, रेडियल वेव फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस विच इज r। तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। साइन स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस। बिल्कुल सही बात है, साइन स्क्वायर को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही बोलते हैं। एंड 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको क्या देता है कि न्यूक्लियस से किसी भी r डिस्टेंस पे बेसिकली पूरे के पूरे सर्किल में या पूरे के पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रॉन मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या बोलेंगे उसको, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो बिल्कुल सही है बेटा, PR से आपको यही मिलता है। तो बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन ये तीनों करेक्ट हैं, और बाकी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट आपको दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो स्ट्रक्चरल। तो केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन प्लस VSEPR थ्योरी, आइसो स्ट्रक्चरल जिनका स्ट्रक्चर सेम है, ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन होगा। ये ऑप्शन CO2 एंड ट्राई आयोडाइड आयन,
तो ये दोनों लीनियर ही होते हैं, CO2 लीनियर, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लॉन पेयर sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। और आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना है, बाकी कितने बचे? 5। अब 5 नहीं है बेटा, 6 हैं, क्योंकि एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो आयोडीन में सेंट्रल एटम के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 लॉन पेयर है। तो 3 लॉन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, ये कितना हो गया? 5 कितना होता है? sp3d। और sp3d ऐसा होता है, लॉन पेयर को कहाँ रखोगे? इक्वेटोरियल पे रखोगे तो आपको लॉन पेयर तो दिखाई देंगे नहीं, दिखाई तो केवल कौन देता है? एटम। तो स्ट्रक्चर कैसा आता है बेटा? लीनियर। 2 + 3 इज लीनियर। ऑप्शन बी पे आ जाओ। ज़ेनॉन का एक कंपाउंड है और SF4 है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो गए, बाकी सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक लॉन पेयर। तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लॉन पेयर sp3d। लॉन पेयर कहाँ पे रखते हैं? इक्वेटोरियल पे, तो ये कैसा आ जाएगा? सीसो जैसा। और HCO2F2। फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेंगे, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेंगे। टोटल कितने हो गए? 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए ज़ेनॉन के। ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 8 - 6 कितने बचे? 2, मतलब एक लॉन पेयर। एक लॉन पेयर हो गया और 6 बॉन्ड हो गए। ऐसे जनरली बना देता हूँ बस मैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लॉन पेयर। अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3d, जिसमें लॉन पेयर आप इक्वेटोरियल पे रखोगे। सीसो स्ट्रक्चर आपको मिल गया, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। दोनों गिवन स्पीशीज का सीसो स्ट्रक्चर आ रहा है। अब ऑप्शन सी और डी पे आ जाओ। सी में क्या है? SO32 - CO32 एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। दोनों में O32 के साथ आप बॉन्ड बनाओ, लेकिन सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, तो 4 बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो गए, तब भी सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक लॉन पेयर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 + 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 + 0। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा हो जाएगा? पिरामिडल। ये कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। और लास्ट क्या है? ClF3 HCF2। ये तो वैसे ही गलत आ गया बेटा, इसके सामने 3 एटम लगे हुए, इसके सामने 2 एटम लगे हैं। तो किसी सेंट्रल एटम से 3 एटम कनेक्ट करो या 2 एटम कनेक्ट करो, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम हो ही नहीं सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी पे था। ए और बी में दोनों स्पीशीज ऐसे दे रखी हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कैटायन ऑक्यूपाइज द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लॉजिक आपको यूज़ करना पड़ेगा, या फिर यूँ मान लो कि कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। अगर आपको थोड़ा याद होगा तो ही आपका आंसर आ सकता है, वरना नहीं आएगा। टोटल 6 आयनिक स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता रखी है सॉलिड स्टेट में। उनमें कौन सा कैटायन और एनायन, कौन सा आयन लैटिस का फॉर्मेशन करता है और कौन सा आयन वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। वॉइड में भी टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, और लैटिस में भी क्या बनाता है? FCC लैटिस बनाता है या HCP लैटिस बनाता है। ये सब आपको याद करने के लिए बोला हुआ है, लेकिन जो याद करने के लिए बोला हुआ है वो तो आप आंसर इसमें बता दोगे। उसके अलावा और भी दे रखे हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 7 में ZnS आपको पता है, CaF2 आपको पता है, लेकिन आपको BeO नहीं पता है और Li2O नहीं पता है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। ZnS में क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड में ही तो होता है Zn2+, और सल्फाइड आयन क्या बनाता है? HCP यूनिट सेल भी बनाता है, FCC भी बनाता है, वुडजाइट स्ट्रक्चर भी होती है, जिंक ब्लेंड भी होता है। तो कैटायन ऑक्यूपाइज द टेट्राहेड्रल वॉइड, एब्सोल्युटली करेक्ट। CF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर होती है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में उल्टा होता है। कैटायन तो अपना यहाँ पे क्या करता है? FCC लैटिस बनाता है, एनायन टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। और ये कौन सा है? B, और ये कौन सा है? C। BeO ये स्ट्रक्चर किसको मैच करेगा? जिंक सल्फाइड को। 1 कैटायन 1 एनायन, और दोनों के ऊपर चार्ज कितना है? 2+ एंड 2-। तो एकदम इसी के स्ट्रक्चर को अगर ये मैच करेगा तो कैटायन कहाँ चला जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड में, और ऑक्साइड आयन क्या बनाएगा? FCC यूनिट सेल।
और सी अपने पास Li2O। तो Li2O किसको मैच करेगा? Na2O को। Na2O कैसा होता है? एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कैटायन तो अपना टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है और एनायन ऑक्साइड ये एफसीसी लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो ऑक्साइड आयन तो एफसीसी लैटिस का फॉर्मेशन करेगा, लिथियम प्लस जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको ऑक्यूपाई करेगा। तो ये भी आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी इन तीनों में जो कैटायन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ही ऑक्यूपाई करता है, और ये जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है ये केवल आंसर नहीं होगा, बाकी तीनों आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है। रिएक्शन सीक्वेंस में पी क्यू आर पता करना है आपको। रिएक्शन सीक्वेंस देखो, ये आसान है बेटा। हाइड्रोकार्बन आपको दे रखा है पी, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। ये होता है बेटा बर्च रिडक्शन के रिएजेंट। बर्च रिडक्शन किसके साथ रिएक्शन करता है? टर्मिनल अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्काइन और बेंजीन के साथ। टर्मिनल अल्काइन के साथ क्या करता है? टर्मिनल अल्काइन में एसिडिक प्रोटॉन है और इस रिएजेंट में अपने पास वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लेता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नॉन टर्मिनल अल्काइन में क्या करता है? पार्शियल रिडक्शन। और पार्शियल रिडक्शन करके क्या करता है? ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड तक रिड्यूस करता है, एल्कीन बना देता है, कंप्लीटली रिड्यूस नहीं करता है। और रिडक्शन जो करता है वो भी कैसा करता है? एंटी एडिशन से। तो एंटी एडिशन से जब अल्काइन का रिडक्शन करोगे, एल्कीन बनेगा तो ट्रांस एल्कीन आपको मिलता है। और थर्ड बर्च रिडक्शन अपने को कहाँ पे यूज़ आता है? बेसिकली बेंजीन जैसे में, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होता है, तो 3 डबल बॉन्ड को पार्शियली रिड्यूस करके केवल 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे बचते हैं, नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ये बनाता है। तो हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन हो सकता है, नॉन टर्मिनल अल्काइन हो सकता है, या फिर बेंजीन जैसा कुछ हो सकता है। बेंजीन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप मत लगा देना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब प्रेजेंट होगा, और ये सब प्रेजेंट होने से फिर उसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोलेंगे। फिलहाल हाइड्रोकार्बन ही रखना है। तो इससे अपने पास क्या बना? क्यू का ओजोनोलिसिस आपने किया है, और वो भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया है, तो 2R बना है। हीट करोगे तो CH3COOH बन गया और +2 CO2। तो यहाँ बेसिकली कुछ बीटा कीटो एसिड रहा होगा, क्योंकि बीटा कीटो एसिड को जब आप हीट करते हो तो उससे क्या होता है? CO2 गैस रिलीज हो जाता है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल आप यहाँ पे, और उस सिंगल मॉलिक्यूल के 2 मोल कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास क्या रहा होगा बेटा? और कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड हो, OH बचना चाहिए, तो बीटा कीटो एसिड कुछ इस टाइप से रहा होगा। आप इसको हीट करोगे तो ये क्या हो गया? अल्फा बीटा। बीटा में जो कार्बन एटम प्रेजेंट है, या बीटा में जो एटम प्रेजेंट है उसके ऊपर पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। हीट करोगे तो क्या होगा बेटा? CO2 गैस रिलीज हो जाता है, और आंसर आपको क्या मिलेगा? CH3COOH विच इज़ व्हाट? एसिटिक एसिड। तो ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपके पास क्या बन गया? COOH को बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, उसके अगले वाले को बोलते हैं मेलोनिक एसिड। यहाँ पे तो अपने पास 2 मेलोनिक एसिड है। 2 मेलोनिक एसिड से रिवर्स में क्यों बनाओ? तो ये मेलोनिक एसिड है, और कितने मेलोनिक एसिड हैं? 2। तो ठीक है, कंबाइन कर दो। कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? डबल बॉन्ड को हटा के कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन लगा दो, और ये अपने पास किससे आया? बर्च रिडक्शन से। मतलब है कि पक्की बात है कि यहाँ पे बेंजीन रहा होगा। बेंजीन का बर्च रिडक्शन अगर हम करेंगे तो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन हमें मिलता है। तो जो सारे प्रोडक्ट हैं PQR ये हमने पता कर लिए। जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको टिक कर लेना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आपको कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है। टोटल 2 कॉम्प्रीहेंशन है, और इसमें जो क्वेश्चन है 9th, 10th, 11th और 12th चेक करते हैं। फर्स्ट जो कॉम्प्रीहेंशन है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए, PQR आइसोमर ऑफ विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड C4H4O4, out of which P is more acidic than Q towards first ionization। कार्बोक्सिलिक एसिड है, फर्स्ट आयनाइजेशन मतलब कि फर्स्ट H+ को लूज करना, और इन्होंने बोला कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेसिकली 2 COOH होंगे तो 2 बार H+ लूज कर सकते हैं। उसमें से ये बता रखा है कि जब फर्स्ट H+ लूज करते हैं तो P इज मोर एसिडिक देन Q, और P और Q दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। तो पता करने की कोशिश करो कि P और Q क्या हो सकते हैं। C4H4O4, तो COOH और COOH
इसमें 2 हाइड्रोजन चले गए, 2 ऑक्सीजन चले गए, दोनों DU भी चला गया, 2 ही DU है अपने पास, सॉरी 3 DU है और 2 DU तो चला गया, 1 DU आपको और लगाना है। तो अगली DU अपने पास और कैसे आ सकती है, मतलब कि कार्बन कार्बन में यहाँ पे H2 सिंगल बॉन्ड रखेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 6, तो यहाँ कार्बन कार्बन में बेटा डबल बॉन्ड है, तब जाके C4H4O4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेटिस्फाई हो रहा है, 2 यहाँ पे COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है, DU भी सेटिस्फाई हो गया। साइक्लिक तो बन नहीं पाएगा बेटा, क्योंकि साइक्लिक में फिर COOH आप लगाओगे कहाँ पे। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके फर्स्ट और सेकंड कार्बन दोनों पे COOH प्रेजेंट है, एडजेसेंट कार्बन पे COOH प्रेजेंट है, क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं, और सेम कार्बन आइटम पे कोई 2 ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल। तो ये विसिनल टाइप सिचुएशन है। पाई बॉन्ड पे GI की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे अपने पास एक तो सिस कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, COOH और COOH पास में है। कैसे याद करवाया, पास में मतलब मिला हुआ, मिला हुआ मतलब मेलोनिक, और एक ट्रांसफॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मेलोनिक क्या है, मैलिक है, और ये फ्यूमेरिक। तो आपको ये तो पता चल गया कि आपके पास जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बेसिकली क्या होंगे, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। अब इनमें से एक P है और एक Q है, आउट ऑफ विच P इज मोर एसिडिक टुवर्ड्स फर्स्ट आयोनाइजेशन। तो पहला H+ देने के लिए कौन ज़्यादा एसिडिक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, GOC2 में क्लास में करवाया जाता है। मैलिक एसिड इज मच मोर एसिडिक, Ka1 अपने पास किसके लिए ज़्यादा होगा, मैलिक एसिड के इन कंपैरिजन टू फ्यूमेरिक एसिड। वाई, जिसका Ka ज़्यादा होता है वही एसिडिक ज़्यादा होता है, और एसिडिक कौन ज़्यादा होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा। बनाइए कॉन्जुगेट बेस, तो जैसे ही आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे ना बेटा, तो आपको लगेगा कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल है, और यहाँ पे कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी क्योंकि COOH ट्रांस पोजीशन में बहुत दूर दूर है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, तो जो मैलिक एसिड है इट इज़ मच मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू फ्यूमेरिक एसिड। तो मैलिक एसिड अगर ज़्यादा एसिडिक है तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, P, और इसको बोलना पड़ेगा Q। अब ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, इसके सारी इंफॉर्मेशन को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब केवल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज P and Q आर स्टीरियो आइसोमर, करेक्ट है, और स्टीरियो आइसोमर में भी कौन सा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Q इज हायर देन P, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, सिस और ट्रांस में मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस का ज़्यादा होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पैकिंग एफिशिएंसी, तो ट्रांस का Q का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, करेक्ट है। डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ बोथ P and Q गिव्स इथाइन ऑन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पता होना चाहिए। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, लेट अस से कि सोडियम सॉल्ट, इसका क्या करते हैं आप, इलेक्ट्रोलिसिस करते हो। तो इलेक्ट्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है बेटा, बेसिकली इसमें से ये कार्बन हटा दो, उसके बाद जितने भी कार्बन आइटम है उसका डबल एल्केन आपको मिलता है। एल्केन की फॉर्मेशन में कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हम यूज़ करते हैं। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म क्या होता है, कैटायन और एनायन, ये जो एनायन है ये एनोड की तरफ माइग्रेट होगा, एनोड में क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कर दिया इलेक्ट्रॉन लूज, तो कार्बोक्सिलेट आयन से कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल बनता है। अगले स्टेप में ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, होमोलिटिकली CO2 गैस रिलीज, और क्या बन गया, R फ्री रेडिकल। सॉल्यूशन में खूब सारे R फ्री रेडिकल है, R फ्री रेडिकल कंबाइन होकर आपको क्या बना देते हैं, एल्केन R2। तो इस तरीके से कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का कंप्लीट मैकेनिज्म होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, उनसे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, आपको बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे ही ध्यान देना है। तो ये जो प्रोडक्ट है आप इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हो, कि अगर आपको जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है या कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट आपको दे रखा है, तो उसमें से कार्बोक्सिलेट आयन हटा के R फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना दो, फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। अब इसका ऑप्शन C चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया है। तो ये क्या बोलता है कि मेलिएट, सोडियम मेलिएट बोलेंगे आप इसको, मैलिक एसिड से क्या बनेगा, मेलिएट, और इसको तो बोलेंगे सोडियम फ्यूमरेट, और इसको बोलेंगे सोडियम मेलिएट। मैलिक एसिड से मेलिएट और फ्यूमरिक एसिड से फ्यूमरेट।
इन दोनों का जब कॉल पे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सेम प्रोडक्ट इथाइन मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, फ्री रेडिकल कंबाइन होगा, इंटरनली कंबाइन होगा तो क्या मिलेगा बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब कि इथाइन, हाइड्रोजन तो लगे ही हुए वहाँ पर। तो सोडियम मेलिएट हो या सोडियम फ्यूमरेट हो, दोनों का कॉल पे इलेक्ट्रोलिसिस करने से इथाइन गैस प्रोडक्ट हमें मिलता है। इथाइन गैस को और क्या बोलते हैं, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस कहाँ पे काम आता है, गैस वेल्डिंग में। डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट एंड पी इज फ्यूमेरिक एसिड, पी इज मैलिक एसिड। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 9th, डी ऑप्शन इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10th देख लो। Following compounds are formed on the reaction of P and Q with cold alkaline KMnO4। तो P से जो प्रोडक्ट आपको मिलता है S और Q से जो मिलता है T प्लस U, तो S T U के बारे में आपको बताना है। कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 याद आ रहा है बेटा, हाइड्रोक्सिलेशन का रिएजेंट है। कोल्ड एल्केलाइन, हॉट KMnO4 नहीं है। हॉट KMnO4 तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हर किसी को ऑक्सीडाइज करवा के COOH तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, एक तो मैलिक एसिड है, मतलब कि सिस फॉर्म है, और 1% कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 विच इज कोल्ड बेयर्स रिएजेंट, हाइड्रोक्सिलेशन में काम आता है। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों कार्बन आइटम पे OH और OH आप लगा दो। और हाइड्रोक्सिलेशन में कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से कौन सा एडिशन होता है बेटा, सिन। तो P से तो आपको मिलता है S और Q से आपको मिलता है T प्लस U। Q अपने पास क्या है, फ्यूमरेट या फ्यूमेरिक एसिड विच इज व्हाट, ट्रांसफॉर्म। सिन एडिशन करवाना है। अब सिन एडिशन करवाने के बाद कार्बन पे OH और OH आप लगा दोगे तो प्रोडक्ट तो आपको यही मिलेगा, HOH HOH। और ये दोनों कार्बन कैसे बनेंगे, काइरल बनेंगे। तो इन दोनों कार्बन आइटम पे OH की लोकेशन क्या है, दोनों सेम साइड है, दोनों अपोजिट साइड है, मीजो प्रोडक्ट मिल रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा है। स्टीरियो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाता है। और जब स्टीरियो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस आ जाता है तो एक ट्रिक मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि आप कंप्लीट मैकेनिज्म फॉलो करके प्रोडक्ट बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ट्रिक मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ट्रांस एल्कीन या सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन हो या सिन एडिशन हो, तो डायरेक्ट जब फिशर प्रोजेक्शन में आपका प्रोडक्ट आता है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन सी साइड आपको अटैच करना है। तो क्या ट्रिक बता रखा है, और उस एक ट्रिक से आप बाकी सब बना सकते हो। 2AM, M मतलब क्या होता है, मीजोटाइप। मीजोटाइप मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को और फिशर प्रोजेक्शन में सेम साइड अटैच करो। कब, जब एल्कीन आपको कैसा दे रखा हो, ट्रांस, और एडिशन आपको कैसा करना हो, एंटी। मतलब कि ट्रांस मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट में एंटी, एंटी मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट में ऑपोजिट एडिशन करना है तो फिशर प्रोजेक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को सेम साइड अटैच कर दो। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, ऑपोजिट में ऑपोजिट, तो सेम में सेम, तो मीजोटाइप ही आपको मिलेगा। OH और OH, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक तरीके से OH और OH ही है अपने पास। दोनों को सेम साइड प्रोडक्ट अटैच करने से ये एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे काइरल कार्बन तो प्रेजेंट है, लेकिन POS और CS की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव सिंगल प्रोडक्ट आपको मिला है, जो कि सही भी है, सिंगल प्रोडक्ट ही आपको मिला है। इसने खुद ने बोल रखा है कि एक ही प्रोडक्ट है विच इज़ S। यहाँ पे T और U दो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। तो ट्रांस मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट में अगर सिन करोगे तो मीजोटाइप प्रोडक्ट नहीं मिलता, फिर ऐसा मिलता है। काइरल कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, फिशर प्रोजेक्शन में ऑपोजिट साइड आपको लगाना पड़ता है, तो प्रोडक्ट ये मिलेगा। ये प्रोडक्ट अगर मिलेगा तो फिर इसका भाई भी तो मिलेगा, OH और OH इस तरीके से हो, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होता है। तो यहाँ पे T और U ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, बोथ आर प्रेजेंट इन 50-50% इक्विमोलर मिक्सचर, देयरफॉर अ रासायनिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। अब आप इसके ऑप्शंस अपने हिसाब से टिक कर लेना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 के लिए है। इन अ सॉलिड AB हैविंग NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ओके। NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रॉक सॉल्ट, Cl minus forms FCC lattice and Na plus occupies all octahedral voids. Atoms along joining a pair of opposite faces are removed.
तो ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ऑपोजिट फेसेस, जैसा कि ये फेस और ये फेस, तो इस फेस के सेंटर और इस फेस के सेंटर से एक लाइन आप निकालोगे। इस लाइन में जितने भी एटम आ रहे हैं उन सभी को आपने रिमूव कर दिया। अब उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर अपने पास बनती है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को आंसर करना है। तो ये भी इजीली हो जाएगा। सॉलिड स्टेट के तो बहुत आसान से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, सबसे पहले तो NaCl का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं। Cl माइनस कॉर्नर पे है और फेस सेंटर पे है, और Na प्लस कहाँ होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपने पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है कंप्लीट, और 1/4 प्रेजेंट होता है एज सेंटर पे। बाकी Cl माइनस को आप सभी कॉर्नर सभी फेस सेंटर पे बना दो, और Na प्लस को सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑक्यूपाई कर दो। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। Cl माइनस को आप क्या बोल दो, B माइनस, और Na प्लस को क्या बोल दो, A प्लस। A प्लस B माइनस। ओके, ऑपोजिट फेसेस से एक लाइन आपको ज्वाइन करनी है और लाइन से आने वाले सारे के सारे आइटम्स को रिमूव करना है। तो लेट अस से कि दो ऑपोजिट फेस अपन ले लेते हैं। तो एक तो अपने पास ये फेस सेंटर का बी रिमूव हो जाएगा, इस तरीके से डार्क कर रहा हूँ जो रिमूव होगा। एक ऑपोजिट फेस सेंटर का बी रिमूव हो जाएगा, और ये सीधा एकदम सेंटर से जाएगा, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से A प्लस भी रिमूव हो जाएगा। तो वैसे अपने पास NaCl के स्ट्रक्चर में 4 Na 4 Cl माइनस होते हैं, तो 4A और 4B होंगे। इसमें से आपका क्या, फेस सेंटर से B जा रहा है, फेस सेंटर पर B कितना प्रेजेंट होता है, हाफ। दो फेस सेंटर से B जा रहा है, हाफ इंटू 2, 1B चला गया। और A अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 4। तो 4 A तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बॉडी सेंटर पे, यहाँ से आपने एक सिंगल A निकाल दिया, और बॉडी सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो बॉडी पूरी बॉडी के कम्प्लीटली इनसाइड है, मतलब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता है, 1, मतलब कि एक A प्लस कम्प्लीटली निकल गया। तो ये क्या हो जाएगा, A3B3। अगेन इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, AB, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग। तो ये बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट के डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। और शॉर्ट के डिफेक्ट में एक यूनिट सेल में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हैज़ टू बी मेंटेन्ड। और दूसरी बात क्या है कि जो मास है यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट, वो मास कम हो जाएगा ड्यू टू रिमूवल ऑफ A प्लस एंड B माइनस। मास अगर कम हो जाएगा तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी कम हो जाएगा। शॉर्ट के डिफेक्ट में यही तो होता है बेटा, डेंसिटी कम हो जाता है किससे, लैटिस का। लेकिन यूँ मान लो कि स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हो पाती है, क्योंकि स्टोकियोमेट्री में जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आपको मेंटेन रखना है, अभी भी आपके पास A प्लस 3 है, B माइनस 3 है, तो स्टोकियोमेट्री कितनी आ रही है, AB। नॉन स्टोकियोमेट्रिक या स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये सब आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ पर भी आया है ये। चलो ये सारी बातें तो वैसे ही एक्स्ट्रा है, आप सीधा अपन ऑप्शन ABCD देख लेते हैं क्वेश्चन 11 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। नंबर ऑफ A पर यूनिट सेल इज 3, नंबर ऑफ B पर यूनिट सेल इज 3। बिल्कुल करेक्ट है A और B। 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज रिमूव्ड, ओके, एंड नो टेट्राहेड्रल वॉइड इज रिमूव्ड। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि फेस सेंटर के ये जो लाइन मिला रही है इसमें कहीं पर भी टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड तो यहाँ होते हैं बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग, और कॉर्नर एटम से कितनी दूरी पे, √3a/4 डिस्टेंस पे। तो कोई भी टेट्राहेड्रल वॉइड को रिमूव नहीं किया जा रहा है, और वैसे भी टेट्राहेड्रल वॉइड में कुछ प्रेजेंट है ही नहीं, तो रिमूव आप कहाँ से कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 के सारे ABCD ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन 11 ABCD ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट, A प्लस एंड B माइनस आर ऑफ सिमिलर साइजेस। सिमिलर, सेम साइज नहीं लिखा हुआ, सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ये भी एकदम सही है। A प्लस और B माइनस की जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की होती है, क्योंकि जहाँ पर कैटायन और एनायन ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं वहीं पे शॉर्ट के डिफेक्ट मिलता है, वहीं पे कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में मिसिंग होता है।
और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हो या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब कि सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो, यहाँ पर कैटाइन और एनाइन की जो साइज़ है उसको आप ऑलमोस्ट सिमिलर अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों में ही आपको शॉर्ट के डिफेक्ट दिखेगा। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है, सेम नहीं बोला है, सिमिलर साइज बोला है A+ और B- का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। AB इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लेसर डेंसिटी देन थ्योरेटिकल डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है। AB में अपने पास एक यूनिट सेल के अंदर मास कम हो गया, मास कम होने से डेंसिटी तो कम होगा ही सही। शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी वैसे भी कम होता है। AB हैज़ 25% ऑफ द टोटल वॉइड ऑक्यूपाइड, तो ये भी सही है। 25% ऑफ द वॉइड ऑक्यूपाइड, टोटल वॉइड अपने पास कितना होता है FCC यूनिट सेल में? 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, टोटल 12 वॉइड्स अपने पास होते हैं। और टोटल 12 वॉइड्स में से सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड तो वैसे भी वैकेंट है, केवल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में A+ प्रेजेंट होता है। 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमेशा A+ प्रेजेंट होता है, लेकिन अभी क्या किया है कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में से A+ को आपने निकाल लिया, तो टोटल 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड। तो 3/12 कितना हो जाएगा बेटा? 25% ही होगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? A और B का कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 है, तो ये बिल्कुल गलत है बेटा। FCC यूनिट सेल में जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है NaCl, इसमें A+ और B- या Na+ और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6। तो यहाँ पे 4:4 आ जाए बिल्कुल गलत होगा। कुछ एटम्स आपने यहाँ पे हटाए हैं, लेकिन हटाने का मतलब ये नहीं है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4:4 पे आ जाएगा। एक मिनट पूरा चेक करके बता देता हूँ। जैसा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड A+ की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मान लिया कि चलो 4 हो गया, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपने पास कॉर्नर पे भी होता है और वहाँ पे A+ का कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट भी आ सकता है। कॉर्नर पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा A+ उसमें प्रेजेंट होगा, एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है और वहाँ पे A+ प्रेजेंट होता है। अब ये कितने B- से कनेक्ट हो सकता है? कॉर्नर और किससे कनेक्ट होगा? इधर का फेस, उधर का फेस, बहुत सारे फेसेस यहाँ पे कनेक्टेड हैं। बिल्कुल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही आएगा, क्योंकि ऑपोजिट फेस सेंटर से 2 B- तो गायब हो गए। अब B- का कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखो, हर जगह से थोड़ी गायब होगा, एक ऑपोजिट फेस सेंटर से गायब हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हर किसी A+ और B- का 4:4 नहीं आएगा। ऑप्शन 4 अपने पास इनकरेक्ट है। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर C करेक्ट आएगा। 1 और 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दे रखे हैं, फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलो अब अगले सेक्शन पे आ जाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नंबर में आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखो, इन अ बोरेक्स मॉलिक्यूल Na2B4O5OH X dot YH2O, what will be the value of X if X molecules are part of its structural composition? कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोरेक्स मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, बोरेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ही आपको पता है, और उस फॉर्मूले में कितने OH होते हैं? OH कितने होते हैं बेटा? 4 ही तो होता है। बोरेक्स मॉलिक्यूल Na2B4O7.10H2O ये होता है। इसको आप थोड़ा अच्छे से लिखो, अगर इसके स्ट्रक्चर जिसको आप एक्सप्लेन कर पाओ, एक ऐसा फॉर्मूला लिखो जिससे कि फॉर्मूला भी आपको याद रहे और उस फॉर्मूले से आप उसके स्ट्रक्चर भी बना पाओ। तो वो कुछ ऐसे आता है, एकदम सेम होगा, O5OH4.8H2। यहाँ पे क्या है? Na+ प्रेजेंट है, और ये जो एनाइन है इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? 2 नेगेटिव। कैसा स्ट्रक्चर आता है? 4 वर्टिसेस पे 4B, उनके बीच में बोरोन ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड होते हैं, एक यहाँ पे इस तरीके से ब्रिज टाइप से होता है, और हर किसी पे क्या होता है? OH। बोरोन के कितने बॉन्ड होते हैं बेटा? 3। तो जहाँ पे 3 बॉन्ड है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे 4 बॉन्ड है वहाँ पे क्या होगा? फॉर्मल चार्ज नेगेटिव। और इस तरीके से इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है? 2-, तो 2Na+ से ये सेटिस्फाइड है। इस तरीके से अगर आप बोरेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करते हो तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप इसके स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। तो बताइए एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर OH कितना प्रेजेंट है? 4, X = 4। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी है, 5 सेकंड में आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 14, 0.01 मोल ऑफ FeSN
आयरन टू सल्फाइड। तो सल्फाइड मतलब कि एसन जो है अपने पास, इसके ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए 2-, तभी आयरन के ऊपर 2+ चार्ज आ सकता है। तो सल्फाइड में अपने पास पॉलीसल्फाइड का केसेस होता है, एक सिंगल सल्फाइड भी हो सकता है S2-। FeSN आपको दे रखा है तो SN2- होगा, तभी Fe क्या होगा 2+। अभी S2- ऐसे हो सकता है, S2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। N की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। सिंगल सल्फाइड आयन तो अपने पास होता ही है, पॉलीसल्फाइड आयन भी एग्जिस्ट करते हैं। 0.01 mole of FeSN, that is Fe2 sulfide, requires 0.06 mole of AO4 3- for complete oxidation. The species formed are FeO, SO2 and A2+. Calculate wet percentage of sulfur present in FeSN. तो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन दे रखा है। और फाइनली जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे आपको यही पता करना है कि FeSN में जो N है वो कितना होगा, तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फिर सल्फर का वेट परसेंटेज आपको बताना है। इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रखा है बेटा, कि जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो AO4 3-, A का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, तो क्या बन जाता है A2+। तो कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो इसका N फैक्टर कितना आ गया 3। ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद तो रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बन गया बेटा, ऑक्सीडेशन करने के बाद FeO बना है, मतलब Fe2+ में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और SO2 बना है। तो SO2 में सल्फर किस में चला गया, +4 में। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें Fe2+ में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल सल्फर की वजह से हो रहा है। सल्फर में फिलहाल क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, -2/N। एक सल्फर एटम का इतना ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सिंगल सल्फर एटम किस में चला गया, +4 में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस है, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस है, पहले तो इतने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 0 में जाएगा, 0 से 4 और लूज करेगा तब जाके +4 में जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस इज 4 + 2/N फॉर वन सल्फर एटम, एंड टोटल सल्फर एटम विच आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल इज N। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस पर मॉलिक्यूल और पर मोल ऑफ FeSN इज N × 4 + 2/N। इतने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है पर मोल ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, ये आपको इसका एन फैक्टर पता है, आपको इसका एन फैक्टर पता है, और दोनों के जितने भी इक्विवेलेंट है वो एक दूसरे से रिएक्शन करने वाले हैं, वो भी आपको दे रखे हैं। तो ये सॉल्व करने से पक्की बात है कि आपको एन पता चल जाएगा। अगर दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए। इक्विवेलेंट कितने होते हैं, मोल्स × एन फैक्टर। तो इसके मोल कितने, 0.01, एन फैक्टर कितना है 4 + 2/N × N, और इसके मोल अपने पास कितना है 0.06, और इसका एन फैक्टर अपने पास कितना है बेटा 3। तो ये तो कितना हो गया बेटा 6, 18 हो गया। अगर आप इसको देखो 4N + 2 तो कितना हो जाएगा 16, 4N, N = कितना हो जाएगा 4। तो फॉर्मूला अपने पास हो गया FeS4, जो कैसे प्रेजेंट होगा, Fe2 + SO2-। टेट्रा सल्फाइड आयन है बेसिकली ये। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, एकदम सिंपल, जिगजैग सल्फाइड आयन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। जो टर्मिनल सल्फर एटम है उनके ऊपर -1 प्रेजेंट है, और जो मिडिल में सल्फर एटम है उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, 0 चार्ज। तो FeS4 आपने स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसमें सल्फर का वेट परसेंटेज बताना, तो बहुत ईजी है बेटा। वेट परसेंटेज किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किसी एटम का वेट परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ दैट एटम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ अ होल मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ दिस एटम 32 × 4, मास ऑफ टोटल मॉलिक्यूल 32 × 4 + 56 × 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। और कैलकुलेट कर लेना, ऑलमोस्ट 70% ही आंसर आएगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। बेरिलियम आयंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन वैकेंट टेट्राहेड्रल voids of Zn2+. The ratio of coordination number of sulfide ion after and before adding Be2+ will be equal to। तो सबसे पहले तो ZnS जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। उसमें Zn2+ कहाँ पे होता है, सल्फाइड आयन कहाँ पे होता है, तभी आपको Zn2+ या सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। फिर उसके बाद क्या बोला है कि ZnS के स्ट्रक्चर में जहाँ पर भी टेट्राहेड्रल वॉइड वैकेंट है
अब वैकेंट है या नहीं है मुझे नहीं पता। अगर कोई टेट्राहेड्रल वॉइड वैकेंट है तो उसमें बेरिलियम 2+ इंट्रोड्यूस करना है और उसके बाद सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आसान है बेटा। ZnS की स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा? FCC लैटिस का फॉर्मेशन करता है S2- और Zn2+ क्या करता है? टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है। अगर FCC है तो बेटा इफेक्टिव नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कितने होंगे? 4। Z = 4 तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? Z × 2 8। और सभी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में Zn2+ प्रेजेंट नहीं होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में Zn2+ प्रेजेंट होता है। तो 4 tetrahedral voids are occupied by Zn2+, रेस्ट 4 tetrahedral voids are vacant। तो इन वैकेंट में कौन इंट्रोड्यूस करवा देंगे? बेरिलियम 2+। सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है आफ्टर एंड बिफोर। सल्फाइड आयन अपना कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे FCC बना रहा है। और Zn2+ कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर के जस्ट पास बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग √3a/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वॉइड में। सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा? 4। सल्फाइड आयन के आसपास केवल 4 Zn2+ प्रेजेंट होता है। कैसे? देखना, सल्फाइड आयन कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। और एक कॉर्नर के अबाउट कितनी यूनिट सेल निकलती? 8। तो 8 यूनिट सेल में 1/8 पार्ट ऑफ सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। या आप ऐसे सोचो कि एक कॉर्नर के आसपास कितनी यूनिट सेल होती है? 8। तो 8 यूनिट सेल में कॉर्नर में बॉडी डायगोनल के अबाउट √3a/4 डिस्टेंस पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। और सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर Zn2+ प्रेजेंट होता तो सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता 8। ये सल्फाइड आयन है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ऐसे टेट्राहेड्रल वॉइड और कितने होंगे? 7 और होंगे। 3 4 5 6 7। तो सल्फाइड आयन के पास कितने Zn2+ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट हो सकते थे? 8 प्रेजेंट हो सकते थे, लेकिन 8 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता, केवल कितना होता है? 4। क्योंकि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में ही Zn2+ प्रेजेंट होता है। सल्फाइड आयन का बिफोर टेट्राहेड्रल वॉइड में Zn2+ के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 4। और आफ्टर कितना होगा कि जो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड है उनको भी B2+ से आप ऑक्यूपाई करवा दोगे। तो सारे के सारे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड 4 Zn+ और 4 B2+ से कंबाइन हो जाएंगे। तब फिर सल्फाइड आयन कितने कैटाइन से कनेक्ट होगा? 8 कैटाइन से। तो आफ्टर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। 8/4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपने पास 2। तो 15 भी आसान ही है अगर आपको ZnS के स्ट्रक्चर पता है तो। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स विल गिव सेम प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद HBr एंड HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। HBr के साथ रिएक्शन करेंगे एल्कीन का, तो हैलोजन एसिड एल्कीन के साथ क्या रिएक्शन करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हैलोजन एसिड का तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे सिंपल रिएक्शन। हैलोजन एसिड विल गिव व्हाट? H+ एंड हैलाइड आयन। H+ will attack on pi bond. When H+ is attached, a carbocation is formed। और कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल Br- का अटैक करवा दो तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलता है। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है बेटा? मार्कोनिकॉफ। लेकिन अगर H+ और Br- ना हो, आप HBr के साथ साथ अगर पेरोक्साइड यूज कर लेते हैं तो फ्री रेडिकल एडिशन होता है। कंप्लीट मैकेनिज्म आपको पता है। फाइनली आप प्रोडक्ट कैसे बनाते हो कि विदाउट रीअरेंजमेंट आप एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाओ। तो मैकेनिज्म को फॉलो किए बिना भी अगर यहाँ पे आप इस ट्रिक को फॉलो करके प्रोडक्ट बना देंगे तो ये प्रोडक्ट हमेशा ही सही आएंगे। तो देख लो, एक जगह मार्कोनिकॉफ एडिशन है, एक जगह एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, दोनों जगह प्रोडक्ट आपको अलग मिलेंगे। और ये अलग केवल कब मिलेंगे? जब तक कि ये एल्कीन कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अगर ये एल्कीन सिमेट्रिकल होता बेटा तो आप मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट लगाओ, मतलब कि H+ और Br यहाँ लगाओ या H+ और Br ऐसे लगाओ, किसी भी तरीके से आप लगाओ, मार्कोनिकॉफ तरीके से लगाओ या एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से लगाओ, दोनों केसेस में प्रोडक्ट आपको सेम ही मिलेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि एल्कीन अपना पास कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन गिव्स सेम प्रोडक्ट ऑन मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन।
तो यहाँ पे टोटल अपने पास 8 एल्कीन दे रखा है, आइडेंटिफाई करना है कि कितनी सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन ही HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो मार्कोनिकोव देगा, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्शन करेंगे तो एंटी मार्कोनिकोव देगा, और दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम आ सकते हैं जब तक कि एल्कीन अपने पास कैसा हो, सिमेट्रिकल। तो फर्स्ट इज सिमेट्रिकल, सेकेंड इज सिमेट्रिकल, थर्ड इज सिमेट्रिकल, फोर्थ इज नॉट, fifth is not, sixth is not, seventh is symmetrical, eighth is not symmetrical. Total 4 symmetrical alkene will give same product on Markovnikov addition और anti-Markovnikov addition. तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा अपने पास 4। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, a sulfate of metal M on heating evolves 2 gases B and C and an oxide D. Okay, gas B turns acidified chromate paper green, okay, while gas C forms a trimer. तो पहले तो किसी भी एक मेटल सल्फेट का आप एग्जांपल लो, कोई भी जैसा मेटल सल्फेट है, जैसे कि MgSO4 है, कुछ भी है, सल्फेट को आप हीट करते हो तो क्या बनता है बेटा, मेटल ऑक्साइड बनता है और SO3 गैस बनता है। इसने क्या बना रखा है, 2 गैसेस बना रखे हैं। 2 गैसेस बना रखा है मतलब इन्होंने 700 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हीट किया होगा, तब ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड ये गैस होती है ना, ये भी फर्दर डिसोशिएट होकर SO2 + O2 में डिसोशिएट हो जाता है, तो 2 गैसेस बन गया। ठीक है, मान लेता हूँ मैं। इनमें से एक गैस है अपने पास B और एक गैस है C। अब B कौन सा है, C कौन सा है, वो डिसाइड कर लेते हैं। गैस B टर्न्स एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन। K2Cr2O7 के साथ आप इसका रिएक्शन करवाओगे तो बिल्कुल हो सकता है ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर सकता है बिकॉज सल्फर इज प्रेजेंट इन +4। सल्फर कैन बी ऑक्सीडाइज टू +6, तो सल्फर +6 में जा सकता है, ये सल्फेट आयन इसका बना सकता है। और जब ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद किस में आ जाएगा बेटा, रिड्यूस होकर +3 में आ जाएगा। क्रोमियम 3+ का कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो मतलब गैस B अपने पास क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। अब गैस C अपने पास बाय डिफॉल्ट कौन सा हो गया, ऑक्सीजन गैस। गैस C कैन फॉर्म अ ट्राइमर। तो बेटा ऑक्सीजन गैस यहाँ पे ट्राइमर थोड़ी बना सकता है। ऑक्सीजन गैस तो O2 मॉलिक्यूल होता है, मतलब ये सब जो अपन ने किया है वो गलत है। अब डाइमर और ट्राइमर, ट्राइमर कौन बनाता है, SO3 गैस। तो मुझे यहाँ से सीधा पता चल गया कि ये फेरस सल्फेट की बात कर रहा है, क्योंकि जब फेरस सल्फेट एक एक्सेप्शन है, फेरस सल्फेट को आप जब हीट करते हो, डिकम्पोज करते हो, तो फेरस सल्फेट से केवल आपको SO3 गैस नहीं मिलता है, फेरस सल्फेट से आपको क्या मिलता है, SO3 गैस प्लस SO2 गैस दोनों मिलता है। और फेरस सल्फेट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। तो +2 वाला आयरन का ऑक्साइड FeO नहीं मिलता है, Fe2O3 मिलता है। आयरन +3 का ऑक्साइड आपको मिलता है। जैसे यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। डिकम्पोज करने के बाद मेटल का +2 का ऑक्साइड आपको मिलेगा। तो मेटल का +2 का ऑक्साइड कितना हो गया, MO। जैसा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सल्फेट में, वैसा ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्साइड में। लेकिन आयरन सल्फेट में ये एकदम बिल्कुल ही डिफरेंट आता है, एक्सेप्शन है, याद आपको रखना ही है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर वैसे ही आने वाला है। हीट करोगे तो क्या बनेगा बेटा, Fe2O3 + SO2 + SO3। SO3 गैस तो यहाँ पर रिलीज होता है, लेकिन SO2 गैस भी यहाँ पर रिलीज होता है। और आयरन का जो ऑक्साइड है वो FeO मिलना चाहिए था, लेकिन Fe2O3 मिलता है। तो यही एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है। अब ये तो K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि दिस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, बट दिस कैन नॉट रिएक्ट विद K2Cr2O7 एज सल्फर कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड टू +8 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +6। सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो SO3 के साथ K2Cr2O7 का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ये तो हो गया बेटा गैस B, ये हो गया गैस C। अब आगे आ जाते हैं, गैस C फॉर्म्स अ ट्राइमर। ऑफ कोर्स SO3 एग्जिस्ट एज अ ट्राइमर। कैसे स्ट्रक्चर होती है बेटा, हर सल्फर एटम के कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 6। हर सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 6 होता है। और सल्फर ऑक्सीजन सल्फर के अपने पास कितने प्रेजेंट हैं, बॉन्ड 1, 2 और 3। साइक्लाइजेशन में SOS बॉन्ड जो है वो कितने प्रेजेंट होते हैं, 3। अब आगे चलते हैं। कंपाउंड D इज व्हाट ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी ऑक्साइड ऑफ आयरन। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 है। कंपाउंड D की आप रिएक्शन कर रहे हो,
कंपाउंड डी फॉर्म्स अ लुईस एसिड ई ऑन रिएक्शन विद HCl गैस। तो HCl गैस के साथ अगर आप इसका रिएक्शन करोगे Fe2O3 सॉलिड का, तो आयरन का क्या बन जाएगा बेटा, क्लोराइड बन जाएगा, FeCl3 सॉलिड प्लस H2O। और FeCl3 इज अ गुड लुईस एसिड, हम सबको पता है। FeCl3 बेसिकली डी ब्लॉक का कंपाउंड है, तो डी ब्लॉक के जितने भी अपने पास कंपाउंड है उनका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता ही है, वहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो सकता है। तो जैसे ही ये अपना हाइड्रेटेड स्टेट में होगा तो FeCl3.6H2 होता है, 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सबको पता है कि आयरन 2+ हो या फिर डी ब्लॉक में कितने भी मेटल्स हो उनका जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। तो आयरन 3+ के आसपास कितने वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड लगे हो सकते हैं, 6। तो यहाँ पे अगर इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ हाइड्रेटेड फार्मूला में बताऊँ तो कितना होगा, FeCl3.6H2। और एनहाइड्रस फार्मूला अपने पास क्या हो गया, FeCl3। हाइड्रेटेड हो या एनहाइड्रस हो, दोनों के दोनों सॉलिड होते हैं। आगे क्या है, नंबर ऑफ SOS बॉन्ड प्रेजेंट इन द ट्राइमर ऑफ गैस C। तो ट्राइमर में कितने SOS बॉन्ड प्रेजेंट है, 3+। नंबर ऑफ बॉन्ड्स of MCl bond in one molecule of anhydrous E अपने पास FeCl3 लुईस एसिड है। तो यहाँ पर MCl मतलब कि FeCl के जितने भी बॉन्ड है उसको क्या बोला गया है, N+N। तो आपको वैल्यू क्या बतानी है, N+M की। N की वैल्यू आपने ऑलरेडी बता दी है बेटा 3। N is equal to number of SOS bond and M is equal to number of FeCl bond present in one molecule of FeCl3। अब यहाँ पे देखना एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, FeCl3 एनहाइड्रस स्टेट में सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट होता है। FeCl3 एक आयनिक सॉलिड है, तो आयरन और कोवलेंट कैरेक्टर तो होगा ही सही। आयरन और क्लोरीन के बीच में बेटा कितने बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, 3 बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, 3 बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन आप कैसे बताओगे कि आप इसको 3 बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप खुद सोचो कि FeCl3 एनहाइड्रस अगर आप सॉलिड स्टेट में अज्यूम करते हो तो ये एक आयनिक सॉलिड होता है, और आयनिक सॉलिड में Fe3+ प्रेजेंट होगा और Cl- प्रेजेंट होगा। Fe3+ और Cl- के बीच में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ी प्रेजेंट है। यहाँ पे ये सिंपली अपने पास एक आयनिक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। FeCl3 के अंदर Fe और Cl के बीच में 3 आयनिक बॉन्ड, मतलब बेसिकली 3 बॉन्ड आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ी क्लियरिटी यहाँ पे तब होती जब FeCl3 को इन्होंने वेपर स्टेट में दे रखा होता। अगर मान लीजिए कि FeCl3 एनहाइड्रस को आप हीट करते हो और हीट करके इसको वेपर स्टेट में ले जाओगे, तो वेपर स्टेट में जाने के बाद बेटा इसका डाइमर बनता है। ElCl3 का जैसे डाइमर होता है ना वेपर स्टेट में, वैसे ही FeCl3 का भी डाइमर होता है। FeCl3 इज अ लुईस एसिड, इट हैज़ अ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। तो साइड में जो क्लोरीन एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में डोनेट करके इस तरीके से ब्रिज बॉन्डिंग करेगा, और Fe और Cl के जो इक्विवेलेंट बॉन्ड है वो कितने प्रेजेंट होंगे, 4। तो आंसर कितना हो सकता है, 3+4 7 आंसर हो सकता है, और 3+3 6 आंसर भी हो सकता है अगर FeCl3 सॉलिड की बात कर रहे हैं, डाइमर फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। अब 18 भी एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जेई में ऑलरेडी आ रखा है, ये जेई एडवांस में। टोटल 4 रिएक्शंस आपको दे रखी है, आइडेंटिफाई करना है कि कितनों में आपको प्रोडक्ट एरोमेटिक मिलता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंडिविजुअली सारी रिएक्शंस को बनाना पड़ेगा। फर्स्ट रिएक्शन आप देखो, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा लॉजिक आपको यूज करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली किसी मैकेनिज्म पर फिक्स मत हो जाना आप। स्ट्रक्चर जैसी बना के दे रखी है ना सबस्ट्रेट की, उसी से थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग ही जाएगा। ये क्या हो गया, अमोनियम कार्बोनेट, और हीट करना है, मतलब एक्सट्रीमली वीक बेस है और एक्सट्रीमली वीक एसिड है। तो केवल एक तरीके से अपने पास क्या प्रेजेंट है, अमोनिया प्रेजेंट है और H2CO3 प्रेजेंट है। वीक एसिड और वीक बेस प्रेजेंट है अमोनिया की प्रेजेंस में। अगर आप इसे हीट करोगे, ठीक है, ऐसा करता हूँ कि मैं इसका इनॉल फॉर्म बना देता हूँ। NH3 के साथ अगर हीट करेंगे तो वाटर और वाटर रिमूव हो जाएगा दोनों तरफ से। कंडेंसेशन आपको करना ही है, हीट करना है, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, पाइरोल टाइप मॉलिक्यूल मिल जाएगा। पाइरोल किसको बोलते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग को, जो कि एरोमेटिक होता है, और उसके कार्बन एटम पे दोनों तरफ आपने CH3 लगा रखा है। एरोमेटिक आपको मिला है फर्स्ट में। सेकंड में देखो,
अगेन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यही है। अगर आप इसे H2S के साथ हीट करते हैं, H2S इज अगेन अ वेरी वेरी वीक एसिड, तो वापस से आप इसकी एसिडिक स्टेट में इनॉल फॉर्म बना लो। H2S के साथ अगर आप इसे हीट करोगे तो अगेन वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड, वाटर मॉलिक्यूल इधर से और इधर से दोनों से, एसिडिक प्रोटॉन ये डोनेट करेगा, फिर इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूट होगा, फिर वापस से एक बार वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आपको करना पड़ेगा। तो लग रहा है कि थायोफीन प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, एरोमेटिक है। थर्ड, पहले और दूसरे में तो एरोमेटिक प्रोडक्ट हमें मिला है, वन इज पायरोल, वन इज थायोफीन। थर्ड आप देखो H प्लस हीट, H प्लस हीट, स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनवायरनमेंट आपको दे रखा है। H प्लस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, और हीट आपको और करना है। तो सीधी सी बात है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड आपको बेसिक मीडियम में हीट करना हो या एसिडिक मीडियम में हीट करना हो, बेसिक मीडियम में बेसिक एल्डोल आपको करवाना है, एसिडिक मीडियम में एसिडिक एल्डोल रिएक्शन आपको करवानी है। और एल्डोल रिएक्शन करवा के जब आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो पक्की बात है कि एरोमेटिक रिंग तो नहीं बनने वाला। एसिडिक मीडियम में एल्डोल कैसे करवाते हैं एक बार वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो कि एसीटोन का एसिडिक मीडियम में एल्डोल करवाते हैं, तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम में आप इसका क्या बनाते हो, इनॉल फॉर्म। नाउ इनॉल फॉर्म विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड अनदर कार्बोनिल कंपाउंड विल एक्ट एज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफाइल में अपने पास क्या है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑक्सीजन से अगर डोनेट करेंगे तो लेस न्यूक्लियोफिलिक है, और ये लोन पेयर अगर कार्बन पे पहुंचा के डोनेट करेंगे तो मोर न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल टेक प्लेस, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद क्या मिलता है, एल्डोल। एल्डोल को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, एल्डोल कंडेंसेशन। CH2 C डबल बॉन्ड हो, H प्लस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, एल्डोल को हीट करो, OH कहाँ प्रेजेंट है, अल्फा पे, तो इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा और ये बीटा। इस बीटा से अगर आप H प्लस रिमूव करोगे तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन आपको मिलेगा वैसा, और कॉन्जुगेटेड एल्कीन मिलेगा तो वही आपको ज़्यादा स्टेबल है। तो इस तरीके से आप एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करके आंसर बना सकते हो। आंसर बनाना बेटा, कोई भी एरोमेटिक रिंग नहीं मिलेगा, और डी ऑप्शन में आपको एकदम सेम सबस्ट्रेट दे रखा है और एक्वस K2CO3 की प्रेजेंस में हीट करना है। K2CO3 इज व्हाट, KOH प्लस H2CO3। H2CO3 इज अ वेरी वेरी वीक एसिड एंड KOH इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब बेसिक मीडियम में आपने हीट किया है। तो बेसिक मीडियम में अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड को हीट करोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। और मैकेनिज्म कैसे फॉलो करोगे, बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल, और थर्ड वाले में क्या फॉलो करेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल। मैकेनिज्म आप एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल का फॉलो करो या बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल का फॉलो करो, फाइनली जो प्रोडक्ट है वो तो आपको सेम ही मिलेगा। तो अगर थर्ड में एरोमेटिक नहीं है तो फोर्थ में भी एरोमेटिक नहीं मिलने वाला। लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें अपने पास टोटल 2 ही रिएक्शन ऐसी है जहाँ पर रिएक्शन करवाने के बाद एरोमेटिक प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 2, और FST 32 का जो पेपर 2 है ये अभी हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। ओके।